है और यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे जहाँ से हमने ब्रेक लिया था वहीं से हम स्टार्ट लेंगे। और इसके लिए मैं वाइट बोर्ड यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप काइंडली मुझे बताइएगा कि सबको ये वाइट बोर्ड शेयरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबको वाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी सर। ओके जी सर, शो हो रहा है सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें सर। रिकॉर्डिंग भी होगी, स्टार्ट मैंने कर दी है और आपको रिकॉर्ड लेक्चर मिलेगा इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लैग्रांजियन इक्वेशन ड्राइव की थी, उसकी दो फॉर्म थी, कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए। तो कंजर्वेटिव लैग्रांजियन इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव system. If T is the kinetic energy, then d by dt of partial T over partial Q dot J minus partial T over partial QJ is equal to capital QJ। इसमें T जो है काइनेटिक एनर्जी है और QJ जो हैं ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं और Q डॉट जो हैं ये जनरलाइज वेलोसिटीज हैं और कैपिटल QJ जो है ये Q डॉट्स हैं। कैपिटल QJ ये कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज फोर्सेस, component of generalized forces, ये हमने डिफाइन किया है। ये QJ जो है ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये जो डॉट्स हैं ये जनरलाइज्ड वेलोसिटीज हैं। और कैपिटल T जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हमने ड्राइव की थी। और किसी को अगर मैं ये कहूँ कि एक तो ये टॉपिक हमने कवर किया था और लास्टली जो टॉपिक हमारा था वो लैग्रांजियन इक्वेशंस फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। अगर सिस्टम में डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू डॉट जे माइनस पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू जे इज इक्वल टू 0। ये आपके पास था ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन थी, ये होमोजेनियस इक्वेशन है वेयर L is the Lagrangian of the system and is equal to the difference of kinetic energy and potential energy। और बाकी Q डॉट्स और Q's वही हैं जो ऊपर वाले हैं। यहाँ पे J की जो वैल्यू है 122 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है। ये हमने सिस्टम के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी और यहाँ पे भी जो J की वैल्यू है, J की वैल्यू जो है वो 122 n है। तो ये हमने डेरिवेशन की थी लास्ट टाइम, एक कंजर्वेटिव के लिए की थी, एक नॉन कंजर्वेटिव के लिए की थी। तो अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप अगर बुक को देखें तो उससे आगे जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से अगर प्रोसीड करें तो कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं बुक का पेज नंबर आपको बता देता हूँ। आप पास अगर बुक है तो ये खोल के आप देख सकते हैं। ये पेज नंबर है 24 और इसमें जो आर्टिकल 1.6 है ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द लैग्रांजियन इक्वेशन। तो ये
इसकी कुछ एप्लीकेशन है यहाँ पे वो हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करना है कि थोड़ा सा इसमें 3 कंपोनेंट में लिखना है काइनेटिक एनर्जी को, और वो 3 कंपोनेंट में लिखने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको याद होगा कि आपने जब लैग्रांजियन मैकेनिक्स स्टार्ट ली थी तो हमने कहा था कि आर आई जो है ये पोजीशन वेक्टर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और ये फंक्शन है क्यू जे और टी का, और क्यू जे और टी जो है इसमें क्यू जे इज इक्वल टू 1 2 2 एन है, और आई जो है ये 1 2 2 कैपिटल एन है। एक छोटा एन है, एक बड़ा एन है। ये एक्सप्लेनेशन पहले मैं आपको दे चुका हूँ। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ हमने एक्सप्लेन किए थे इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और जब हमने इक्वेशन ड्राइव की थी तो साथ ये भी लिखा था कि जो वेलोसिटीज होंगी, यानी कि v जो होगा वेलोसिटी, सॉरी इसको वेलोसिटी को हम, चूँकि पोटेंशियल ऊपर यूज हो चुका है तो वेलोसिटी को हम स्मॉल v से नोट करते हैं। v आर आई डॉट के बराबर होगा, और आर आई डॉट जो है वो मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो क्या लिखेंगे, समीशन j इज इक्वल टू 1 टू n पार्शल आर आई और पार्शल क्यू जे, क्यू डॉट जे, और साथ प्लस पार्शल आर आई और पार्शल टी। ये हमने डेरिवेशन की हुई है। अब हम काइनेटिक एनर्जी को 3 कंपोनेंट में हमने उसको रिजॉल्व करना है, बल्कि डिवाइड करना है। तो टी की डेफिनेशन लिखते हैं। टी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, हाफ, और अगर आपके पास समीशन जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, इसको आप टोटल लिखना है क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी समीशन के बराबर होती है, आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, और साथ आपने क्या लिखना है, एम आई और आर आई डॉट स्केयर। तो इसमें वो आपने यानी कि वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें वी की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, तो देखिए क्या बनता है आपके पास। सर ये क्या लिखा है? ये बड़ा क्या क्वेश्चन है आपका? सर सेकंड लास्ट लाइन के स्टार्ट में क्या लिखा है आपने? टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये कुछ नहीं है, ये पहले से ऊपर वाली लाइन वेलोसिटी है ये। उसके ऊपर वाला आ रहा है लिखा है, इससे ऊपर तो कुछ भी ये नहीं है। ये सेंटर वाली लाइन, ये सर ये सेंटर वाली वाली लाइन की बात। सेंटर वाली कौन सी है यार, ये वाली? यस सर। 1 2 3 स्मॉल एंड जे, आई 1 2 2 कैपिटल एन, यानी कि आज जे की वैल्यू यहाँ पर रखें तो कितने वैल्यू आएंगे। इसको अगर आप लिखना चाहें ना, इसकी मीनिंग क्या है पता है, इस सारे की मीनिंग क्या है? इनको अगर जोड़ के लिखें तो इसका मतलब है R1 इज अ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn एंड T, और R2 लिखेंगे फिर हम, R2 इज अ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn एंड T। फिर क्या लिखेंगे, Rn is a function of capital N. Rn is a function of Q1 Q2 Qn and T। तो बजाय इसके इतने बड़ा सिस्टम लिखने के मैंने इतना लिखा है और साथ बता दिया है कि इसको अगर बड़ा करके लिखना चाह रहे हैं, इसको जूम करेंगे तो ये चीज़ आएगी, बड़ा करके लिखेंगे तो ये आएगी। कंपैक्ट फॉर्म में लिखा है। इसके मीनिंग ये है कि R1 एक पहले कोऑर्डिनेट, पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, R2 दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, Rn nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। दरम्यान में और भी बहुत सारे हैं, तो उनको मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिखा है। Ri ith पार्टिकल। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था उसको समझ आ गई है? सर आपकी आवाज कट रही थी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था समझ आ गई है?
यस सर। ओके, सो ये तो पहले भी हम कर चुके हैं। तो इसको अगर आप यूं लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अगर यू लिख के साथ जे की वेरिएशन और आई की वेरिएशन बता देंगे तो आपको ये बड़ा सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये लिखा है। फिर हमने ये आर आई डॉट जब लैग्रेंजियन इक्वेशन डिफाइन की थी तो ये मैंने आपको बताया था कि जब इस पे डी बाई डी टी अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे तो ये सिचुएशन हो जाएगी आपके पास। ये भी आपने कर लिया। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। और इसको अब ये वाली जो सिचुएशन है इन दोनों को कंबाइन करना है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी है हमने, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन और एम आई, और साथ ये जो चीज़ आएगी समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन पार्शल आर आई और पार्शल क्यू डॉट जे प्लस पार्शल आर आई और पार्शल टी होल स्क्वायर। तो ये चीज़ जो है वो हमने इसकी वैल्यू आर आई डॉट की वैल्यू जो ये थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये सामने आया। अब इसको जब आप खोलेंगे क्या वैल्यू आएगी? 1/2 समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एम आई, और यहाँ पे समीशन को खोलें तो ये वैल्यू आ जाएगी समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन पार्शल आर आई और पार्शल क्यू डॉट जे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन पार्शल आर आई और पार्शल क्यू डॉट जे, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पार्शल आर आई और पार्शल टी प्लस पार्शल आर आई बाई पार्शल टी होल स्क्वायर, और ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको ज़रा डिफरेंट वे से भी आप लिख सकते हैं। ये जो समीशन स्क्वायर वाला समीशन है इसको आप डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं। वो डिफरेंट वे क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एम आई, और इसको आप लिख सकते हैं समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन पार्शल आर आई और पार्शल क्यू डॉट जे, या पार्शल आर आई और पार्शल क्यू जे और डॉट पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू डॉट जे क्यू डॉट के। अब इसका स्क्वायर खोले या इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखें आंसर सेम आएगा। और ये समीशन जो है वो दो समीशन आ जाएंगे यहाँ पे जे और के, यानी कि के कामा जे इज इक्वल टू 1, यानी कि दो समीशन है, एक समीशन नहीं है। तो या आप इन दो समीशन को मल्टीप्लाई करके देखें या इसका स्क्वायर खोल लें, आपका आंसर सेम आएगा। और इधर जो है ये +2 समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन और पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे डॉट पार्शल आर आई बाई पार्शल टी और साथ क्यू डॉट जे आ जाएगा, और आखिर में प्लस पार्शल आर आई बाई पार्शल टी होल स्क्वायर आएगा। अब आपने ये समीशन इंटरचेंज करने हैं, तो समीशन इंटरचेंज सर ये के कामा जे टू 1 ये क्या? क्वेश्चन कौन कर रहा है बेटा? मोहम्मद उस्मान है? मोहम्मद उस्मान आप क्वेश्चन कर रहे हैं? ओके मोहम्मद उस्मान, मसला ये है कि ये समीशन दो तरह से लिखा जा सकता है, कि ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये जो समीशन है ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है यानी कि ये सिंगल समीशन है, डबल समीशन में भी लिखा जा सकता है इसको।
सर सिंगल बच्चे ने समेशन को क्वेश्चन डबल किया था। समेशन में लिख रहे हैं। हाँ जी, ये सिंगल वैसे भी आप खोलेंगे इसको तो क्या होगा, होल स्क्वायर है ना, तो टर्में बहुत यस सर। ज्यादा है इसमें, तो दो टर्में हो तो होल स्क्वायर खुल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा टर्में हो तो फिर होल स्क्वायर तो आप नहीं खोल सकते ना, उसको मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, एन टर्म है यहाँ पे। तो इसको अल्टरनेट ठीक वे है। से लिखा है मैंने इस मिशन को। तो अब आप क्या करें कि ये जो आपके पास ये समीशन इंटरचेंज कर लें, तो फिर देखें क्या बनता है। 1/2 ये समीशन बाहर आ जाएगा, समीशन के जे लिखा है उसने, उसकी वेरिएशन 1 to n ही है, तो मैंने बुक को फॉलो करते हुए सिर्फ के जे लिखा है, और साथ इस समीशन को अंदर ले जाए, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N एम आई, और इसके साथ दो टर्में आएंगी, पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू जे डॉट पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू के, क्यू डॉट जे, क्यू डॉट के, और फिर ये दूसरे, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे भी समीशन इंटरचेंज करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, समीशन जे रह जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 to n, और फिर ये समीशन आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N एम आई, और इसके साथ पार्शल आर आई और पार्शल क्यू जे डॉट पार्शल आर आई और पार्शल टी, और साथ क्यू डॉट जे आएगा, और आखिर में ये समीशन सिर्फ इस पे चला जाएगा, अगली टर्म जो आखिरी टर्म आएगी उसको आप क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 समीशन आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N एम आई पार्शल आर आई और पार्शल टी होल स्क्वायर। ये मैंने इसके ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं। अब वो ये कह रहा है कि इनको आपने डिफरेंट नेम्स देने हैं ना, कि अगर मैं, ये कह रहा है कि अगर आप इन टर्मों को इस तरह नाम दें, एम जे के, अगर आप कैपिटल एम जे के को नाम दें समीशन आई एम आई और पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे डॉट पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू के, तो ये इतना इतना पोर्शन को आपने एम जे के का नाम दिया है। एम जे का नाम दें अगर आप समीशन आई, और इसमें 1/2 नहीं 1/2 नहीं आएगा, सॉरी, सिंपल जो इसका कोफिशिएंट है वही आएगा, ये आएगा आपके पास एम आई और पार्शल आर आई बाई पार्शल टी डॉट ये वाला पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे, इतना ऐसा आपने एम जे का नाम लिख लिया, और इसमें कोई इंडेक्स नहीं है तो इसको आपने एम नेट का नाम दे दिया, एम नॉट इज इक्वल टू समीशन आई, और ये 1/2 यहाँ पे चला गया है, 1/2 एम आई और पार्शल आर आई बाई पार्शल टी होल स्क्वायर। तो ये वाले अगर आपने इनको ये जो आपका समीशन इनको अगर ये नाम दें, तो आपके पास ये जो इक्वेशन पीछे काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है ना, काइनेटिक एनर्जी की टर्म बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके पास 1/2 नहीं 1/2 और समीशन जे के, इसका जो कोफिशिएंट है ये समीशन एज इट इज आएगा, समीशन के जे एज इट इज आएगा, और ये जो समीशन है इसको आपने एम जे के का नाम दिया है, और ये दो इसके साथ कोफिशिएंट होंगे क्यू डॉट जे क्यू डॉट के, ये पहली टर्म लिखी है आपने, प्लस दूसरी टर्म ये वाली आएगी, इसमें एम जे वाला समीशन खत्म हो जाएगा और समीशन जे रह जाएगा, और इस सारे को आपने एम जे का नाम दिया और साथ इसके कोफिशिएंट आएगा क्यू डॉट जे, और इधर दो डॉट थे, क्यू डॉट जे क्यू डॉट के, और इधर एक ही डॉट है, और आखिरी टर्म को आपने एम नॉट का नाम दिया, पूरी टर्म को एम नॉट का नाम दिया, इस पूरी टर्म को आपने एम नॉट का नाम दिया, तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। यानी कि बेसिक मकसद हमारा क्या था कि हमने काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एक्सप्रेस करना था, ये भी वेलोसिटीज़ हैं ये भी वेलोसिटीज़ हैं, कि इस तरह एक्सप्रेस करना था कि इसको हम यूँ लिख सकें, T इज इक्वल टू
T2 प्लस T1 प्लस T0, इस तरह लिखा है। T2 स्टैंड फॉर द term of kinetic energy in which velocities are quadratic, homogeneous function of second degree, और T1 में वेलोसिटी लीनियर आएगी, एक दफ़ा आएगी, और T0 में वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये बेसिक मकसद था इसका एप्लीकेशन का। तो जो पहली एप्लीकेशन इस बुक के अंदर लिखी हुई है पेज नंबर 25 के ऊपर, इसका बेसिक मकसद ये था कि हम जो है वो T को एक्सप्रेस कर सकें एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स, जिसमें पहली टर्म जो होगी T0 होगी, जिसमें वेलोसिटी कोई भी नहीं होगी, और फिर T1 होगी जिसमें जो कि वेलोसिटीज में लीनियर होगी, यानी कि एक वेलोसिटी उसमें आएगी, और T2 ऐसी टर्म होगी जो कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री होगी वेलोसिटीज में, यानी कि 2 वेलोसिटीज आएंगी। तो ये हमने काम कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है बेटा। मेरे पास 27 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बाकी लोग जो है वो पता नहीं उनको इंफॉर्मेशन थी आज हमारे लेक्चर की या नहीं ये, लेकिन 24 स्टूडेंट्स को अभी किसी को अगर किसी ने कोई मसला है तो पूछ सकते। दोबारा बता दीजिएगा। 24 स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास प्रेजेंट हैं, बाकी 2 नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, और 24 स्टूडेंट्स में 27 हो गए। 27 स्टूडेंट्स में इनमें से किसी को क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करे, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। सर ये T0, T1, T2 को जरा बताइए आप। जी बेटा, नाम बताओ पहले अपना। अच्छा क्वेश्चन करें बेटा, क्वेश्चन तो कर रहे हैं। सर मैं कह रहा था T0, T1, T2 का जरा दोबारा बता दीजिएगा। कोई बीबी भी क्वेश्चन कर रही है, उसको भी क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन क्या है था? सर ये आपकी आवाज एक्सप्लेनेशन कट रही स्टार्ट से दिखा दे फिर। कार्ड से तो मैं दोबारा तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब दूंगा। जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है फर्स्ट पार्ट शो करवा दे स्क्रीन। तो वो वैसे भी लेक्चर आपको जब आपको मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया कि लैग्रांजियन इक्वेशन की कंजर्वेटिव के लिए और लैग्रांजियन इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए थी, इनमें जो क्वांटिटीज यूज हुई वो उनको इंट्रोड्यूस किया है, और फिर मैंने सिंपल एप्लीकेशन 1.6 पेज नंबर 24 पे ये टॉपिक है, ये शुरू किया है। जी। इसमें आर आई जो है फंक्शन है क्यूजेस का और टी का, और आर आई डॉट हमने जब हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ड्राइव की थी तो आर आई डॉट को भी एक्सप्लेन किया था, तो आर आई डॉट मैंने यहाँ पर निकाला और काइनेटिक एनर्जी लिखी है, और काइनेटिक एनर्जी में आर आई डॉट की वैल्यू डाल दी है। तो वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर 2 टर्म है, तो इनको मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोल के लिखा है। और फिर ये जो स्टेप इंपॉर्टेंट है कि ये होल स्क्वायर समीशन के अंदर है, तो इसको समीशन को आप तोड़ सकते हैं 2 समीशन में, वो इस तरह टूटेगा आपके पास। इस तरह का जब आप इसको खोलेंगे तो आंसर सेम आएगा, जब इस तरह खोलेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये सब क्रुशियल है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अब ये समीशन जो है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इंटरचेंज भी कर रहे हैं। हम इस समीशन को बाहर ले जाते हैं, समीशन को अंदर ले जाते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मसला ये है कि इन टर्मों को हमने नाम देना है, जिनमें वेलोसिटीज को छोड़ के, और चूंकि जी और के पे समीशन वाले को छोड़ दिया, इस समीशन पूरे को हमने नाम देना है, उसको नाम दिया एम जे के का। इसी तरह अब जे वाला रह गया, और ये समीशन और ये जो जितना भी कोएफिशिएंट है, जितना भी ये कोएफिशिएंट है सर आवाज कट कट के आ रही है। हेलो सर, सर आवाज कट रही है सर। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, असल में आप जो कहते हैं
अब आपका आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है सर। ओके, फिर दोबारा देखें। अब आपके पास ये जो KJ वाला है, इसमें जिसमें जब वेलोसिटीज हैं उनके जो J और K वाला समीशन छोड़ देना है, बाकी समीशन को आपने पुट कर देना है। और इसमें इस समीशन को मैंने पुट कर दिया है MJK के बराबर। और इसी तरह यहाँ पे जो कोफिशिएंट है Q डॉट J का, इसका समीशन छोड़ दिया, बाकी को मैंने जितने भी आ रहे थे यहाँ पे जो कि J और K दो आ रहे थे, तो मैंने इसको MJK का नाम दिया है। इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है क्योंकि दूसरा पार्शियल T है, इसको मैंने MJ का नाम दिया है। और इस सारी टर्म को मैंने M नॉट का नाम दिया है। सो जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 1/2 अपनी जगह पे, समीशन KJ अपनी जगह पे, इसकी जगह मैंने क्या लिखा है MJK और Q डॉट J Q डॉट K। इसी तरह ये समीशन J अपनी जगह पे है और MJ इतने पार्ट को मैंने MJ लिख लिया है और Q डॉट J यहाँ पे आ गया। और आखिरी टर्म जो है ये M नॉट पूरी की पूरी M नॉट बन गई है। तो इसको आप कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी तीन हिस्सों में तकसीम हो गई है, तीन टर्मों में तकसीम हो गई है। तीन टर्में कौन कौन सी है? पहली टर्म में जो वेलोसिटीज हैं वो डबल हैं, दो दफ़ा आ रही, क्वाड्रेटिक हैं। दूसरी टर्म में जो वेलोसिटीज हैं वो एक दफ़ा आ रही हैं, लीनियर हैं। और तीसरी टर्म में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इस वेलोसिटीज की अपीयरेंस की बेस पे हमने काइनेटिक एनर्जी को तीन हिस्सों में तकसीम किया है, T2, T1 एंड T0। क्या मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप तीन टर्मों में सम में लिखना चाहें तो तीन टर्में आएंगी। एक वो टर्म होगी जिसमें वेलोसिटीज क्वाड्रेटिकली अपीयर होंगी, यानी कि दो वेलोसिटीज, स्क्वायर होगा वेलोसिटीज का। एक टर्म वो होगी जिसमें वेलोसिटीज जो है वो सिंगली प्रेजेंट होंगी। इस तरह आप एक एग्जांपल ले लेना। अगर आपके पास फ्री पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 3 डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में कर लें। 2 डायमेंशन में करते हैं हाफ, एक पार्टिकल है तो हाफ mv²। अब वी आर जो है xi प्लस yj के बराबर होता है, और v जो होती है वो इसकी डेरिवेटिव होता है x डॉट i प्लस y डॉट j, और ये उसकी वेलोसिटी होती है, इस v की वेलोसिटी क्या आएगी जी? अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। ये वैल्यू आप पुट कर दें, क्या वैल्यू आ जाती है? 1/2 m और x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं कि दो टर्में हैं और दोनों टर्मों में जो वेलोसिटी है वो, यानी कि ये फॉर्म आ रही है, इसमें लीनियर ये फॉर्म भी नहीं है और ये भी नहीं, कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें एक वेलोसिटी हो, कोई टर्म ऐसी नहीं। यानी कि इस तरह इस केस में काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ एक ही टर्म आएगी और वो होगी ये वाली, यानी कि जिसमें वेलोसिटीज जो क्वाड्रेटिक होंगी। हर टर्म जो है वो, उसमें जो वेलोसिटीज होंगी वो दो दो होंगी। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो वेलोसिटी, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ वेलोसिटी टर्म्स। अगर वेलोसिटी क्वाड्रेटिकली आ रही है जिस टर्म में, उसको ये T2 है, ये सारा T2 आएगा। इस केस में जो मैंने एग्जांपल दी है ये सारा T2 आएगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटीज क्वाड्रेटिकली स्क्वायर आ रहा है वेलोसिटीज, जिस तरह दो वेलोसिटीज है ना। और ये टर्म डिसअपियर है, इस केस में ये टर्म नहीं आएगी और ये टर्म भी नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? इससे अगला जो टॉपिक है उसमें आपको बताऊंगा कि ये टर्में क्यों नहीं आ रही। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन कोई नहीं है, आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, और वो स्टेटमेंट क्या है कि इफ, थ्योरम की फॉर्म में लिख लें, इफ constraints are independent of time, ये भी हो सकता है, पहला पार्ट इतना भी हो सकता है, या यूं भी लिख सकते हैं, इफ
generalized coordinates do not depend on time t explicitly. पहला पार्ट इतना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। देन ये दूसरा पार्ट दोनों के लिए सेम होगा। देन काइनेटिक एनर्जी विल बी द homogeneous function of velocity of second degree. कहता है कि अगर आपके पास कंस्ट्रेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में टाइम एक्सप्लिसिटली अपीयर नहीं हो रहा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो होगी, फिर इस केस में काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ ये T2 ही आएगा, बाकी T1 और T0 नहीं है। इसकी एग्जांपल ये मैंने आपको दे दी है, क्योंकि ये जो आपके पास ये जो आपने डिफाइन किया, R डिफाइन किया है, इसमें X और Y हैं, T सामने नज़र नहीं आ रहा आपको। क्या ख्याल है? T इसमें कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो ये इनमें T अपीयर नहीं हो रहा। तो आखिर में फिर रिजल्ट क्या आया? हमारे पास जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट आया, T1 भी नहीं आया और T0 भी नहीं आया हमारे पास। तो ये प्रूव करना है इस स्टेटमेंट से, इस जो एनालिसिस हमने ऊपर किया इसको हमने इससे प्रूव करना है। तो यहाँ से देखें कि ये MJ की डेफिनेशन में कहीं पे भी पार्शियल आ रहा है, कोई पार्शियल T नहीं है। दोनों, ये पार्शियल आ रहा है, ये पार्शियल QJ है, और ये पार्शियल आ रहा है, ये पार्शियल QK है। और इधर जो है वो पार्शियल आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल आ रहा है, पार्शियल T है, और यहाँ पे ये QJ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये है ही पार्शियल आ रहा है, पार्शियल T है। तो अगर आप कह रहे हैं कि RI डिपेंड नहीं कर रहा T के ऊपर, यानी कि ये सिचुएशन है, RI जो है वो हम ये लिखते हैं कि RI इज अ फंक्शन ऑफ QJ, बस T इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि पार्शियल RI बाई पार्शियल T किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। जब पार्शियल RI बाई पार्शियल T 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें आप, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें T है ही नहीं। ये 0 हो जाएगा, MJ 0 हो जाएगा, और M0 भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में MKJ 0 नहीं रहेगा, MKJ is not equal to 0, but MJ becomes 0 और M0 also becomes 0। जब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं आप MJ और MK की, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये वाली बचती है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाली बचती है आपके पास। और ये कौन सी है? ये T2 के बराबर है। देन क्या होगा? देन T इज इक्वल टू T2। तो ये प्रूव करना था हमने, ये प्रूव हो गया कि अगर आपके पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अमूमन क्या होता है, RI जो होता है ये फंक्शन होता है QJ और T का, जिस तरह आपने स्टार्ट में लिखा, लेकिन कहा कि T पे डिपेंड नहीं करते, T एक्सप्लिसिटली अपीयर नहीं हो रहा। तो इस केस में, यानी कि दूसरा कंपोनेंट नहीं है, तो उस केस में MKJ तो 0 नहीं होगा, MJ भी 0 हो जाएगा और M0 भी 0 हो जाएगा। MJ और M0 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दें, यहाँ पे, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी, MJ की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये M0 भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है सिर्फ ये टर्म बचेगी, ये भी 0 चली जाएगी और ये भी 0 चली जाएगी। फिर ये T किसके बराबर हो जाएगा? T2 की। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया कि अगर या तो कंस्टेंट अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में टाइम इंडिपेंडेंटली नहीं शो हो रहा, एक्सप्लिसिटली शो नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब है कि इसकी जितनी भी टर्में होंगी वो स्क्वायर फॉर्म, जिस तरह एग्जांपल है आपके पास, वो स्क्वायर फॉर्म में होगी। बाकी ये लीनियर, और जिसमें ऐसी टर्में नहीं होंगी काइनेटिक एनर्जी में जिसमें वेलोसिटीज इन्वॉल्व ना हो, या वेलोसिटीज लीनियरली इन्वॉल्व हो, वो टर्में गायब हो जाएंगी अगर ये स्टेटमेंट, ये हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ डिग्री 2, यानी कि क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 का मतलब है हर टर्म की जो है ना वेलोसिटी की हर टर्म की डिग्री कितनी होगी?
टू होगी, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में मौजूद होंगी। तो ये प्रूव की एग्जांपल भी दे दी मैंने आपको। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। ओके, अगर आपको ये समझ आ गया फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ सिंपल एप्लीकेशन जो है वो लैग्रांजियन इक्वेशन की वो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ, और कुछ एग्जांपल्स हैं वो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। सिंगल पार्टिकल इन स्पेस, पहले अगर आप पेज नंबर 25 पे जाएं तो कुछ इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। सिंगल पार्टिकल इन स्पेस और अटूड मशीन है, टाइम डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स, बीट स्लाइडिंग ऑन रोटेटिंग वायर। ये 3 एग्जांपल इसने दी हुई हैं। तो इनको अगर आप एनालाइज करें तो किस तरह हम लैग्रांजियन इक्वेशन इन प्रॉब्लम की लैग्रांजियन इन प्रॉब्लम की मैकेनिक्स किस तरह हम डिफाइन करेंगे। ये सबसे पहले सिंगल पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्पेस में है। पहली एग्जांपल है कि आपने किस तरह लैग्रांजियन इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। तो एग्जांपल क्या है, सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल है और फ्री इन स्पेस है, और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने इसकी लैग्रांजियन इक्वेशन लिखनी है। अब आपने ये क्या करना पड़ेगा लैग्रांजियन इक्वेशन लिखने में, कौन बताएगा? तो बच्चा है जो बताए इसकी लैग्रांजियन इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये प्रूव करते हैं कि सिस्टम कंजर्वेटिव है कि नहीं। हाँ चलें, अब ये कर लेते हैं कि सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव है। फिर टाइम इंडिपेंडेंट, दूसरा भी हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। जी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। गुड, काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्पेस के अंदर? T इज इक्वल टू, एक पार्टिकल है तो समेशन तो नहीं आएगा 1/2, इसका मैस आएगा और इसकी वेलोसिटी आएगी। मैंने जिस तरह पर शो किया है कि अगर सिंगल पार्टिकल है तो ये मैंने लिखा है, अगर प्लेन में है तो उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखेंगे ना हम। ये 2 कोऑर्डिनेट हैं, अगर तीसरा भी हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर आ जाएगा। स्पेस में है तो 3 आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। अब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की, और सपोज करेंगे जो फोर्स है उस पर जो इफेक्ट कर रही है फोर्स, उसको Fx लिख लें, पहला कंपोनेंट, F दूसरा कंपोनेंट और तीसरा कंपोनेंट लिखें। तो अब आपने जनरलाइज क्वांटिटी जो है वो x y z को ही मान लें। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी, कितनी इक्वेशन, पहले कौन मतलब इक्वेशन कितनी होगी इसकी? कितनी इक्वेशन आएगी भाई इसकी? 3n आएगा सर। हाँ जी, जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी, जितनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि हमने फ्री इस पार्टिकल स्पेस में लिखा है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसकी 3 इक्वेशन आएंगी। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है ना q1 x के बराबर है, और q2 जो है वो y के बराबर है, और q3 जो है वो z के बराबर है, और q1 डॉट x डॉट हो जाएगा, q2 डॉट जो है y डॉट हो जाएगा, और q3 डॉट z डॉट हो जाएगा। क्या ख्याल है? इनकी बेस पे हम कैपिटल Q1 जो है वो Fx हो जाएगा, कैपिटल Q2 कंपोनेंट है ना फोर्स के, Fy हो जाएगा, और कैपिटल Q3 जो है ये Fz हो जाएगा।
तो ये वाली वैल्यू आपको पता है कि पहली इक्वेशन अगर लैग्रांजियन इक्वेशन आप लिखना चाहें किस तरह लिखते हैं, डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जे। तो अब जे की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 और 3, यानी कि 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो जे जब 1 होगा तो इस केस में क्या होगा, डी बाई डी टी पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू 1 डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू 1 इज इक्वल टू कैपिटल क्यू 1। इनमें वैल्यू डालें तो ये जो आपने लिखी हैं ये वाली वैल्यूज यहाँ पे डालें तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, डी बाई डी टी पार्शियल टी बाई पार्शियल एक्स डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स और ये एफ एक्स आ जाएगा। इसमें अब टी आपके पास मौजूद है, इसको आप अगर आप देखें एक्स डॉट की वजह से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x डॉट आ जाएगा, बाकी y डॉट z डॉट 0 हो जाएंगे, आप बस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आएगी ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी जी, डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट एम एक्स डॉट आ जाएगा और इधर पार्शियल टी बाई पार्शियल एक्स में एक्स है ही नहीं कहीं पे भी ना, सिर्फ डॉट्स हैं और एक्स कहीं पे भी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और एफ एक्स को आपने क्या कहा हुआ, ये एफ एक्स ही रहेगा आपके पास। फिर ये इसको आप चूंकि मैथ कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एफ एक्स, एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह ये प्रोसीजर अगर जे 2 के साथ करें दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू एफ वाई। और जे इज इक्वल टू 3 के लिए करें, इसमें जे 1 डाला था, फिर जे 2 डालें, इसमें फिर जे 3 डालें और ये वाली वैल्यू यूज़ करें तो आपके पास थर्ड इक्वेशन जो आएगी वो एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू एफ जेड आ जाएगी। तो ये पार्टिकल फ्री स्पेस में हमने लैग्रांजियन अप्रोच से ये इक्वेशन ड्राइव की हैं। आप अगर न्यूटन, चूंकि फ्री कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप न्यूटन अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन अप्रोच जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम में लिखना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। और एफ की आपको पता है 3 कंपोनेंट है, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। और इधर एम मैथ एज इट इज रहेगा, ये डबल डेरिवेटिव होता है। अगर आपके पास आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो बी क्या हो जाएगा, एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के आ जाएगा। और अगर फिर ए क्या आएगा, एसोलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, एसोलेशन जब हम लिखेंगे तो आएगा एक्स डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट जे प्लस जेड डबल डॉट के। ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल देना, एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट। दो वेक्टर जो है ना है आपके पास, तो लेफ्ट साइड भी वेक्टर है राइट साइड भी वेक्टर है, तो ये बराबर है आपस में। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके कंपोनेंट बराबर होंगे। पहला कंपोनेंट क्या है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डॉट बराबर है। तो दूसरा कंपोनेंट देखें, एफ वाई इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट है। और फिर तीसरा कंपोनेंट देखें, एफ जेड इज इक्वल टू एम जेड डबल डॉट। तो ये वैल्यू जो आपके पास लैग्रांजियन इक्वेशन से जो लैग्रांजियन अप्रोच से इक्वेशन आई है और हैमिल्टन जो न्यूटन इक्वेशन से अप्रोच आई है वो सेम आई है। मैंने आपको बताया था कि अगर कंस्ट्रेंट फ्री सिस्टम है तो लैग्रांजियन अप्रोच और न्यूटन अप्रोच जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। वही मैंने इस एग्जांपल में प्रूव भी कर दिया है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। सर फोर्स भी कंजर्वेटिव ली हुई है इसमें। फोर्स अगर कंजर्वेटिव होती तो Q1 Q2 Q3 ना लिखते ना, एल लिखते, लैग्रांजियन लिखते। एक एग्जांपल करेंगे जिसमें लैग्रांजियन अप्लाई होगा। अगली वाली एग्जांपल करते हैं जिसमें लैग्रांजियन अप्लाई हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें कंजर्वेटिव सिस्टम है और उसमें हम लैग्रांजियन डिफाइन करते हैं।
एटवुड मशीन है। एटवुड मशीन आपने एफएससी लेवल पे पढ़ी हुई है। ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली होती है और इसके ऊपर जो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है ना, वो आप इसमें से पास करते हैं और दो मैसेज हैं आपके पास। ये एक को आप M1 का नाम देंगे और एक को आप M2 का नाम देंगे। तो ये मैसेज जो है ये इस फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर से पास हो रहे हैं। तो इसका जो जो थ्रेड की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो L है। टोटल लेंथ जो है वो थ्रेड की वो L के बराबर है। लेकिन इसमें आप देखें कि सिस्टम कंजर्वेटिव है और कौन बताएगा कि ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे और वैसे कोऑर्डिनेट कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसकी। शाबाश, एनालिसिस करें इसके बारे में। अब कंस्ट्रेंट आ गई है ना इसके ऊपर, और कंस्ट्रेंट इसमें क्या होगी, शाबाश कौन बताएगा जी। सर एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। सर इनका वेट सेम है M1 एंड M2 का। M1 और M2 का वेट सेम नहीं है, इसलिए अगर वेट सेम होता तो दोनों को M लिखते ना। एक को M1 M2 लिखने का फायदा क्या, डिफरेंट। ठीक सर, एक कंस्ट्रेंट तो लेंथ आ गई, लेंथ कांस्टेंट रहेगी। एग्जैक्टली जो इसकी लेंथ है थ्रेड की, ये कंस्ट्रेंट आ गई है। अब बात की रहा कि कोऑर्डिनेट कितने हैं और फिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे। कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए, कोऑर्डिनेट एक होगा ना। जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक होगा या कोऑर्डिनेट एक होगा। सर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक होगा जी, और बेसिक कोऑर्डिनेट कितने होंगे फिर। एक कंस्ट्रेंट है, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो टोटल कंस्ट्रेंट टोटल वेरिएबल कितने होंगे इसमें। जनरलाइज कोऑर्डिनेट इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। अब आपने कंस्ट्रेंट भी बता दी और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बता दी, तो वेरिएबल कितने होने चाहिए। एक होगा सर। दो वेरिएबल है, प्लेनर मोशन है यार। प्लेन में जो मोशन होती है इसके दो वेरिएबल होते हैं यार, एक्स और वाई, दो वेरिएबल है। प्लेन में कोई भी मोशन जो है वो, ये प्लेन मोशन है, प्लेन में कोई भी मोशन है उसकी जो पोजीशन फिक्स करनी है तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, पता है ना आप। तो कितने हैं जी, ये यूँ समझ लें कि ये प्लेन है, इस प्लेन में ये मोशन हो रही है। ओरिजिन यहाँ पे आप लेना चाह रहे हैं वहाँ पे, मैं यहाँ पे ओरिजिन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से थ्रेड पास हो रहा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं यहाँ पे। अब बताएं कि यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम इनको भूल जाते हैं, हम सिर्फ बॉडी को देखते हैं, बॉडी को नहीं देखना। इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंस एक्सिस का होना जरूरी है, ओरिजिन का होना जरूरी है। तो ये ओरिजिन है, एक्स और वाई एक्सिस हैं, दो वेरिएबल हैं, एक कंस्ट्रेंट आ गई, एल जो है वो कंस्ट्रेंट है। तो वेरिएबल कितना बचा फिर, कंस्ट्रेंट एक आ गई, यानी कि जो टोटल कंस्ट्रेंट है वो वेरिएबल फिर एक ही बचा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट फिर एक ही बचा, और उसको आप एक्स का नाम देना, ये वाई का नाम दे दें, आपकी मर्जी है। तो बुक वाले ने इसको नाम दिया है एक्स का, और एक्स क्या चीज़ होगी, किसी एक का ये वाला याद लेकर जो डिस्टेंस है M1 का वो x है, और M2 का जो डिस्टेंस ये कितना होगा फिर कौन बताएगा जी। ओरिजिन से इसका जो बिलो डिस्टेंस है वो x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दूसरा M2 का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला कौन बताएगा। 1 - x। सर ये L माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो L है, तो अगर ये x है तो ये L माइनस एक्स, इनको आप ऐड करें तो इसको और इसको ऐड करें, यानी कि x को ऐड करें L माइनस एक्स में, तो क्या बचता है, L बचती है। तो फिर इसलिए अगर ये डिस्टेंस x है, दूसरा कितना होगा आपके पास, L माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये समझ आ गई।
अब आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? शाबाश, जनरलाइज कोऑर्डिनेट बताना है आपने। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? सर हाँ सर mx स्क्वायर होगा 1/2 mx डॉट 1/2 m1 प्लस m x डॉट स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी भाई। एम आई राइट? स्क्वायर भी आएगा ना सर? पोटेंशियल एनर्जी, अब आपने पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? v कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, कैपिटल V है। पोटेंशियल एनर्जी बताए, कौन बताएगा जी? mgx होगा। यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना, mgh होता है ना, तो ये आएगा -m1gx, और दूसरा का -m2gl - x ही आएगा। यस सर। माइनस क्यों लिखा है? इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, क्यों लिखा है? सर ये ग्रेविटी के अपोजिट साइड से हम ले रहे हैं ना ओरिजिन। दोनों तो नहीं ले रहे हैं ना, ये अपोजिट साइड नहीं है, ये आप गलत कह रही हैं। बल्कि ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल कहाँ पे ले रहे हैं। इस तरह मैं अगर सेकंड फ्लोर पे खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ तो नीचे वाली एनर्जी जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि मैंने ओरिजिन जीरो लेवल ये लिया है। तो ये दोनों की नेगेटिव एनर्जी होगी। जीरो लेवल ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, तो ये इस लेवल से नीचे हैं, तो इसलिए इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, इसके साथ भी नेगेटिव आएगा। समझ आई आपको? अगर ये ऊपर होते, ये मैस यहाँ पे होता, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती, क्योंकि जीरो लेवल ये है, ये ऊपर चला गया है। जीरो लेवल से नीचे जो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। समझ आई? जीरो लेवल ये है पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ, तो L कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू T माइनस V। तो T की वैल्यू डालें 1/2 m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर माइनस V। अब ये आएगा प्लस m1gx प्लस m2gl माइनस x। क्या ख्याल है? फिर अब आपने लैग्रांजियन बना लिया, लैग्रांजियन बना लिया, तो अब आपने इक्वेशन लिखनी है। एक ही इक्वेशन आएगी क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही है आपके पास। तो उसके लिए आपको लैग्रांजियन इक्वेशन लिखने के लिए क्या कंडीशन होती है जी? d/dt पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट J और माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल Q J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1 2 2 n के लिए। और इसमें J है ही 1, ये सारे हैं ही नहीं, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है। क्या वैल्यू लिखेंगे? d/dt ऑफ पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट, इसका इंडेक्स लिखने की भी जरूरत नहीं, इंडेक्स इसलिए लिख रहे थे कि ज्यादा कोऑर्डिनेट थे। माइनस पार्शियल L और पार्शियल Q इज इक्वल टू 0। अब Q भी आपको पता है, Q किसके बराबर है? Q x के बराबर है। Q इज इक्वल टू x, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? d/dt पार्शियल L ओवर पार्शियल x डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से ये पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x डॉट के लिहाज से और फिर x के लिहाज से। क्या वैल्यू आएगी? x डॉट के लिहाज से लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ना।
m1 plus m2 into x डॉट आ जाए। एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 से कैंसिल हो जाएगा m1 प्लस m2 x डॉट, और पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जी आपके पास m1g और माइनस m2g आ जाएगा, क्योंकि ये l तो कांस्टेंट है तो ये x के लिहाज से दो ये एक यहाँ पे आएगा m1g और ये सब माइनस है तो पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स 1 हो जाएगा और ये m2g आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं m1 माइनस m2g। तो ये दो वाली वैल्यूज आप यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दें, क्या आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, ये क्या लिखा था आपने m1 प्लस m2 x डॉट, और इसकी जगह m1 माइनस m2 g इज इक्वल टू 0। तो आप इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो वैल्यू आ जाएगी, इसको भी डेरिवेटिव ले लें m1 प्लस m2, चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा x डबल डॉट, और इधर जो आएगा ये साइड पे जाएगा तो m1 माइनस m2 g। अब x डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, x डबल डॉट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2g। ये अगर आप एफएससी की बुक में जाके देखें तो वहाँ पे भी आपने जो इक्वेशन ड्राइव की थी एक्टिव मशीन की या फ्रिक्शनलेस पुल्ली की जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो यही थी। ये लैग्रांजियन अप्रोच से आपने ये ड्राइव की है तो ये एक्सेलेरेशन आ गया, ये आपने मॉडल की है, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल की है। लैग्रांजियन इक्वेशन आर द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए सिस्टम। तो ये जो सिस्टम हमारे पास था ये जब मूव करेगा, ये जब सिस्टम मूव करेगा m1 और m2 का, तो ये जो इक्वेशन इसको गवर्न करेगी वो ये वाली इक्वेशन, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा x का जो किसी भी एक मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो ये दी जाएगी, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ये मॉडल की है इसकी। अभी तक हमने सोल्यूशन की बात नहीं की, लेकिन ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल है जिसकी आप सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। आपको पता है ना, ये सिर्फ दो डेरिवेटिव लेंगे तो ये x में आ जाएगा। तो बेसिकली डेरिवेटिव किसके लिहाज से, t के लिहाज से है। तो इस सारे को अगर आप कांस्टेंट ले लें, ये वाले को x डबल डॉट किसके बराबर आएगा, x डबल डॉट इज इक्वल टू, इस सारे को अगर आप ले लें कांस्टेंट m ले लें और g, वैल्यू आ जाएगी x डबल डॉट, एक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी जी m g t प्लस c1, और फिर एक और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या m g t स्क्वायर ओवर 2 प्लस c1 t प्लस c2। तो असल में मैंने आपको क्या बताया था कि मैकेनिकल प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन होती है वो क्या चीज़ होती है, वो x इन टर्म ऑफ जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं इन टर्म ऑफ टाइम हमने एक्सप्रेस करने थे, वो एक्सप्रेस हो गए हैं। इसकी जो सोल्यूशन आएगी, m की वैल्यू डाल दें m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2, और साथ आएगा जी g और t स्क्वायर ओवर 2 प्लस c1t प्लस c2। तो ये वाली वैल्यू आपको, हालांकि हमारा काम नहीं है इस चैप्टर के अंदर हमने इक्वेशन मॉडल करनी थी, वो मॉडल करने के बाद चूंकि ये आसान थी सॉल्व करना तो मैंने सॉल्व भी कर दी, और ये भी बता दिया आपको कि मैकेनिकल प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन होती है वो बेसिकली जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं इन टर्म ऑफ टाइम हमने एक्सप्रेस करने होते हैं, वो एक्सप्रेस हो गए तो इसकी सिस्टम की सोल्यूशन आ गई है इस तरह। तो ये लैग्रांजियन इक्वेशन की कुछ सिंपल एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको बताई हैं। पहला टॉपिक में हमने ये बताया है कि काइनेटिक एनर्जी को हम 3 उसमें लिख सकते हैं। दूसरे में हमने एक पार्टिकल फ्री स्पेस में उसकी इक्वेशन ड्राइव की है, लैग्रांजियन इक्वेशन नॉन कंजर्वेटिव के लिए, और तीसरे में हमने एक एटवुड मशीन थी और ये कंजर्वेटिव सिस्टम को लेके हमने इसकी भी इक्वेशन ड्राइव की है। इनमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर ये आपने ये लास्ट हमें में क्या गिवन बताया होगा। था? जी लेडीज फर्स्ट। सर लास्ट में आपने क्या बताया था कि मैकेनिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमें क्या देते हैं ये?
जो आपने ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ टाइम। ओके सर। जी आगे। और ये हमें गिवन होगा कि सिस्टम कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। हाँ फर्ज करें आपको नहीं गिवन तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बना के उसको आप कंजर्वेटिव स्टेट भी कर सकते हैं। अगर नहीं पोटेंशियल एनर्जी बन जाए तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए कर दें, मतलब टैग टी के लिए कर दें। फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनाना आसान था, मैंने बना दी। तो अगर नहीं बन रही तो आप उसको नॉन कंजर्वेटिव बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको कोई एक कर दें। ओके कोई और क्वेश्चन आपका? सो ये चैप्टर एंड होता है यहाँ पे। एक आध और किस फिर आगे कुछ डेरिवेशन है या एक्सरसाइज है वो भी आप करें, क्योंकि पिछले एक हफ्ता आप बिल्कुल फ्री रहे। तो ये आपके हवाले है चैप्टर। और नेक्स्ट जब आप मैं आपको लेक्चर लूँगा तो हम चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। कोई नहीं है, ठीक है। जब तक आप इसको स्टडी करें, क्योंकि ऑनलाइन है तो एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नहीं आएगी तो कल यहीं से हम स्टार्ट लेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन लूँगा, फिर हम इसको आगे चलाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। सर।